हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। साथियों, तो आज का टॉपिक हम देख रहे हैं वह है मैथ, जो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न देखिए साथियों, यहाँ पर श्री रवि के परिवार को पहले श्री रवि के परिवार को पहले 3 महीने का औसत मासिक व्यय 2750 रुपये, अगले 3 महीने का 2940 रुपये और अंतिम 3 महीने का इतना रुपये। यदि उसके परिवार 9 महीने में इतना रुपये का बचत करता है तो 9 महीने के लिए परिवार की औसत मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए, श्री रवि के परिवार पहले 3 महीने का औसत मासिक व्यय, श्री रवि के परिवार का पहले 3 महीने का औसत मासिक व्यय, पहले 3 महीने का क्या था, पहला 3 महीने का औसत मासिक व्यय, औसत मासिक व्यय इतना रुपया है। पहला 3 महीना का, पहले 3 महीना का कितना है, पहले 3 महीने का, पहले 3 महीने का यदि बात करें तो कितना औसत, औसत होता है सभी संख्याओं कुल योग बटा कुल संख्या, कुल संख्या। तो प्रथम जो 3 महीना का जो औसत था वह था 2750 रुपया, संख्या है 3 माह। तो कुल योग कितना हो जाएगा, कुल योग 2750 गुना 3, यानी क्या होगा, 0 5 या 15, सतिया 21 एक 22, 22 के 3 दूनी 6 2 8, मतलब इतना रुपया पहला 3 महीना में रवि का परिवार खर्च कर रहा है। फिर अगला 3 महीना इतना रुपया और अंतिम 3 महीना का इतना रुपया। अगला 3 महीना का, अगला 3 महीना कितना होगा, अगला 3 महीना का तो वह है कितना, 2940 रुपया, योग होगा बटा कुल संख्या 3 हुआ। तो कितना हुआ, 2940 गुना 3, यानी कितना हो गया, 0 4 3 12 9 27 1 28, 3 दूनी 6 और 2 8, इतना रुपया। फिर अंतिम 3 महीना में, अंतिम 3 महीना में, अंतिम 3 महीने में कितना है, 3150 रुपया, कितना में, कुल योग बटा कुल हो जाएगा। तो कितना है यहाँ पर, 3150 गुना 3, तो कितना आया, 0 5 या 15, 3 या 9, यानी इतना रुपया आया। तो उसका परिवार 9 महीने में इतना रुपये का बचत करता है। तो 9 महीने के लिए परिवार के औसत मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए साथियों, 3 महीना में टोटल व्यय है, ये सारे क्या है, श्री रवि के परिवार के पहले 3 महीने का औसत व्यय व्यय है। पहला 3 महीना का, फर्स्ट 3 मंथ कितना व्यय हुआ, तो 8250 रुपया। फिर अगले 3 महीना के लिए व्यय कितना लाए, यहाँ पर लाए 8820 रुपया। फिर अगले 3 महीना के लिए, नहीं, 6 से 3 3 3 6 6 से 9, 6 हुआ 6 देखिए पहला 3 महीना में जनवरी फरवरी मार्च तक, फिर मार्च अप्रैल जनवरी मार्च तक, फिर मार्च से लेकर अप्रैल मई जून 6 महीना, फिर 6 से 9 तक व्यय कितना दिया, 9450 रुपया। तो टोटल व्यय कितना आया, टोटल व्यय 9 महीना में, 9 महीना में कितना आ गया, यहाँ से काटते हैं तो 0 5 5 5 10 2 12, 1 8 2 10, 10 4 14, 14 1 15, 15 के 5 हाथ में डाला, 1 8 8 16, 16 16 9 16 9 16 9 कितना होता है, 16 9 6 15 25 1 26, इतना हो गया, कितना टोटल व्यय हो गया। अगला, यदि उसका परिवार 9 महीने में इतना रुपये बचत करता है, 9 महीने बचत कितना किया, 9 महीने में बचत तो 4980 रुपया। तो 9 महीने के लिए परिवार का औसत मासिक आय निकाल लिया। तो आप बोलेंगे आय टोटल कितना होगा, टोटल आय 9 महीने का कितना होगा, 9 महीने में तो कितना होगा, 26,520 प्लस
₹4980। तो कितना होगा, 8 0 8 2 10 9 5 14 15 15 छः 4 10 11 और 2 1 3, यानी इतना रुपया टोटल इसका आय हुआ। तो बोल रहा है कि 9 महीने के लिए परिवार का औसत मासिक आय। तो औसत मासिक आय टोटल खर्च बटा कितना महीने के लिए, 9 महीना के लिए। तो नोतिया 27 और 4 9 पचे 4 9 पचे 45, यानी 4500 रुपया। और नोतिया 27 3 नंबर तभी ना, नोतिया 27 यानी 3500 रुपया उसका उसका क्या है, 3500 रुपया उसका 9 महीना के प्रत्येक महीना का खर्च कितना हुआ, 3500 रुपया हो गया। यानी आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। इसमें क्या दिया था, तो इसमें दिया था इस प्रश्न में कि रवि का परिवार है, ठीक है, श्री रवि के परिवार का पहला 3 महीने का औसत मासिक व्यय, औसत या मासिक महीने का जो व्यय औसत है, औसत रूप में दिया था कि 2750 रुपया था। तो हम इससे क्या किए कि पहला जो 3 महीना हुआ, पहला 1 से 3 महीना, यानी जनवरी माने 3 महीना लेते हैं तो जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीना का लिए हैं। फिर उसी तरह फरवरी मार्च, तो पहला 3 महीना का क्या, कुल योग बटा कुल संख्या। तो हमको औसत दिया था पहला 3 महीना का 2750 रुपया, और औसत होता है कुल योग बटा कुल संख्या। तो पहला 3 महीना के लिए तो कुल योग निकालें तो 8250 रुपया। फिर अगला 3 महीना के लिए उसका ब्याज दिया था कितना, अगला जो 3 महीना है, 3 महीना मतलब जनवरी फरवरी मार्च हो गया, तो 3 से फिर 6 हो गए। तो 3 से 6 में देखिए अगला यहाँ 3 से 6 यहाँ किए हैं, 3 से 1 से 3 यहाँ, तो 3 से 6 यहाँ, अगला 3 से 6 यहाँ, पहला 1 से 3 था यहाँ पर, यहाँ क्या था 3 से 6, फिर 6 से 9, यानी 6 से 9 करने का मतलब 6 से देखिए 6 7 8 9, तो 6 से 9 7वां महीना, और 3 से 6 3 4 5 6। तो यहाँ देखिए 3 से 1 2 3, मतलब दोनों के बीच में गैप 1 का हुआ, यहाँ पे गैप 1 यूनिट, मतलब ये हुआ ना 3 महीना का इंडिकेट कर रहा है। तो ये बात याद रखिएगा कि इस तरह बनाएं, टोटल योग कर लिए, टोटल कितना खर्च था उसका 9 महीना का जो निकालें, फिर टोटल बचत दिया हुआ था, तो टोटल बचत तो हम जानते हैं कि आय कितना होता है, कुल आय बराबर व्यय प्लस बचत होता है। तो यहाँ से टोटल आय निकालनी है कि 9 महीना में उसका टोटल आय कितना था। तो 9 महीना में टोटल आय निकालने के बाद औसत निकालनी है कुल योग बटा कितने महीना में, 9 महीना के हिसाब से। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 100 अंकों की एक परीक्षा में, कितने अंक की परीक्षा थी, 100 अंक की एक परीक्षा थी। परीक्षा में एक कक्षा के 40 छात्र के औसत अंक, 100 अंक की एक परीक्षा में एक कक्षा के 40 छात्रों का औसत अंक 15 है। शीर्ष 15 छात्रों का औसत अंक 98 है, और और नीचे के 15 छात्रों का औसत अंक, तो शेष 10 छात्रों का औसत अंक ज्ञात कीजिए। देखिए 100 अंकों की एक परीक्षा 100 अंकों की एक परीक्षा में एक कक्षा के 40 छात्रों का औसत अंक, 100 अंक की एक परीक्षा है में कक्षा के कितने छात्र हैं, 40 छात्रों का औसत अंक। 100 अंक की एक परीक्षा हो रहा है, कितना अंक का परीक्षा है, तो 100 अंक का परीक्षा है। एक कक्षा के 40 छात्रों का औसत अंक कितना है, 40 छात्रों का औसत अंक 100 अंक की एक परीक्षा होने जा रहा है। 100 अंक की एक परीक्षा में एक कक्षा के 40 छात्रों का औसत अंक 85 है। यहाँ औसत लिखें, औसत होता ना है कुल योग बटा कुल संख्या, कुल छात्र। तो दिया है कि 100 अंक की एक परीक्षा में एक कक्षा के 40 छात्रों, कितने छात्र हैं, तो 40 छात्रों का औसत अंक 85 है। शीर्ष 15 छात्रों का औसत अंक कितना है, देखिए
कुल योग होगा। और शीर्ष 15 छात्रों, शीर्ष जो में है टॉप में, उसमें 15 छात्रों का औसत अंक 98, नीचे के 15 छात्रों का औसत अंक कितना है, और शेष 10 छात्रों का औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो 100 अंकों की परीक्षा में 100 अंक की परीक्षा में एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक, 40 छात्रों का औसत अंक कितना होगा परीक्षा में, कुल योग कितना होगा, 85 गुना 40 यानी 520, 832 और 2 34, इतना टोटल 40 छात्रों का जो औसत अंक है जो 85 है, तो कुल योग नंबर कितना है, इतना आया 40 छात्रों का। शीर्ष 15 छात्रों को, उसमें जो टॉप 15 छात्रों का औसत अंक कितना है, 98, कितना 15 छात्रों का, तो कुल योग कितना होगा, तो 98 गुना 15, यानी यहाँ से करें 98 गुना 15 तो 8 पच्चे 40, 9 पच्चे 45, 4 49, 8 9 0, 9 8 17, 9 4 13 14, मतलब कितना हुआ, जो शीर्ष 15 छात्रों के, शीर्ष 15 और नीचे के 15 छात्रों के, नीचे 15 छात्र के कितना है, तो 70 है औसत कितना है, 70 है, कितना 15 छात्रों का, तो कुल योग कितना हो जाएगा, 70 गुने 15 यानी 15 सतह 75 से 1050। तो देखिए, तो शेष 10 छात्रों का औसत अंक ज्ञात कीजिए। तो कुल 40 छात्रों में 15 छात्री है तो बचा कितना, 10 छात्र का योग कितना हो गया, तो कुल छात्रों का कितना था, 3400 और माइनस 1470 प्लस 1050, तो कितना आएगा, 3400 माइनस 0 7 5 12 4 1 5 1 1 2, यानी कितना है, 0 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, 3 में से 8 5 गया 8 5 13, यानी कितना है, 0 8 2 10, 8 5 13 14 के 4 2 1 3, मतलब इतना कुल आया 10 छात्रों का कुल योग। तो औसत कितना हो जाएगा, औसत कितना हो जाएगा, 880/10 यानी 88 हमारा औसत होगा। इसमें क्या किए, 100 अंक की एक परीक्षा हुआ, तो जैसे 100 अंक की परीक्षा हुआ तो सब लोग उसमें एग्ज़ाम दिया होगा। एक कक्षा में 40 छात्र था, कितने छात्र था, 40 छात्रों का औसत अंक, जो 40 छात्र था, पहला छात्र, दूसरा छात्र, तीसरा, चौथा, इसी तरह 40 छात्रों का जो औसत अंक था, यहाँ पर 40 छात्र था जिसका औसत अंक दिया था 85, मतलब कि उस 40 छात्रों को जो औसत अंक मिला, जैसे 100 नंबर की एग्ज़ाम था, यदि 40 छात्र देता तो कितना टोटल नंबर था, 4000 नंबर का एग्ज़ाम हुआ, मतलब 4000 नंबर था टोटल छात्रों का, कुल योग बोले नंबर का तो कितना था, 4000। कुल था कितना, 4000 था, लेकिन ऐसा बात नहीं था कि सभी को 100% ही मिला, 85% औसत अंक मिला। यानी कहने का मतलब कि 100 अंक का ठीक एग्ज़ाम पड़ा होगा, लेकिन क्या होगा, सभी को 100 ही नहीं मिला होगा, कोई को कम मिला होगा, कोई ज़्यादा मिला होगा। लेकिन औसत कैसे निकालते हैं, सभी कुल योग बटा नंबर ऑफ छात्र। तो जब 40 छात्रों का हम औसत निकालें, सभी का अंक को जोड़े, मैं कोई के 100 में मान लिया जाए, कोई के यहाँ पर देखिए, कोई के 100 में मिला होगा कितना, 85, तो कोई के 100 में मिला होगा 80, तो कोई के 100 में मिला होगा 40, इसी तरह कोई के मिला होगा 100 में 75। तो इस तरह जब जोड़ा गया सभी के 40 छात्रों को, तो पाया गया कि 40 छात्रों का औसत कितना था, 85 था। तो हम यहाँ से कुल योग निकालने को, उन छात्रों के कुल अंकों का योग कितना है, तो हमारा इतना निकल गया।
उसमें से दिया गया शीर्ष 15 छात्रों को, जो टॉप में 15 छात्र था, मान लीजिए कि 15 छात्र होगा जिसका 95, 100 में 95, 100 में 84, 100 में 78, 100 में 89, ये सारे 15 जो छात्र था उसका जो औसत क्वेश्चन दिया था कि 98 था। तो यहाँ से कुल योग निकालने के उन 15 जो टॉप छात्र थे, शीर्ष 15 छात्रों के, शीर्ष 15 छात्र का निकालिए, शीर्ष 15 छात्र का हम औसत निकालिए 17 छात्रों का, और नीचे से उन सभी का योग निकालें, उन सभी का योग निकालें जो 70 था। तो यहाँ से नीचे के 15 छात्रों का औसत निकालें, मतलब योग निकालें, जो इतना आया इतना आया शेष 15 का। तो देखिए टोटल जो छात्र का योग था जो इतना था 3400, और शीर्ष मतलब कि जो शीर्ष वाला और नीचे वाला दोनों को घटा दिए तो बचा हुआ छात्र का हमारा योग आ गया। तो योग जब आ गया तो हम औसत निकालेंगे नहीं, जब योग आ गया तो उसमें क्या करेंगे, जो टोटल योग जो संख्या था उसमें से क्या किया, जो नंबर ऑफ छात्र से भागा दे दिए, तो वही मेरा हमारा औसत आ गया। तो इस तरह समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 20% की ब्याज, 20% ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए CI और SI के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए यदि मूलधन इतना। तो साथियों जब 2 वर्ष का जब CI माइनस SI करना कराए, CI माइनस SI, तो इसका फॉर्मूला एक ये होता है PR² बटा 100 के होल स्क्वायर। यहाँ P क्या है, मूलधन है, P क्या है, मूलधन है, P क्या है, मूलधन है, R क्या है, दर है, दर क्या है तो प्रतिशत में। तो यहाँ मूलधन दिया है 800, दर कितना 20% के हिसाब से 2 वर्षों के लिए, और 100 गुना 100। तो यहाँ से काटे तो 1 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से ये गया, ये और ये और ये, यानी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी हमारा 2 वर्ष का अंतर कितना है, इतना आया। यदि आप चाहते हैं बेसिक से बनाए तो बेसिक से ऐसे बनेगा। देखिए क्या दिया है कि 2 वर्षों का, तो 2 तरीका, दूसरा तरीका है कि देखिए 8,000 रुपया है, तो हम SI जानते होंगे निकालने के लिए, तो CI और SI के बीच में हमारा अंतर बोल रहा है। तो SI बराबर कितना होता है 8,000 मूलधन इंटू SI बराबर कितना होता है, फार्मूला लिख देते हैं P गुना R गुना T बटा 100। P क्या मूलधन हुआ, R हुआ रेट हुआ, T हुआ समय हुआ। तो 8,000 20% के हिसाब से 2 वर्षों का हमारा मूलधन थी, ये कितना निकला साधारण ब्याज, तो 20 दूनी 40, 40 और गुने 8 यानी 320 रुपये हमारा साधारण ब्याज निकला। अब हमको क्या निकालते हैं, SI निकालते हैं, CI निकालते हैं। तो CI जब दर दिया रहा है 20% साथियों, तो इसका नेट इफेक्टिव निकालते हैं दर, नेट इफेक्टिव कैसे निकलता है, तो देखिए कैसे 20% प्लस 20%, 2 वर्ष का था, 2 वर्ष कीजिए, प्लस 20 गुना 20 बटा 100, तो यहाँ से यहाँ कट गया, यानी 44% हुए क्या लिया हुआ ब्याज, उसका ब्याज मिला होगा कितना पर, तो मूलधन पर। तो मूलधन कितना था तो ब्याज इसका कितना आएगा, ब्याज CI कितना आएगा 8,800 का 44% वो ब्याज लिया होगा, तो कितना आया 832 के 2 हाथ मरा 3, 832 और 3 35 इतना आया। यहाँ से 2 832 ना आएगा साथ, यहाँ पर 32 लिखाएंगे, यहाँ पर गड़बड़ किए थे, वही कहीं कि यहाँ पर आ नहीं रहा। यहाँ पर क्या था साथियों 32 था, हमारा आंसर क्या था 32 था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब ब्याज SI निकाले तो इतना आया, CI निकालें तो, और SI निकालें तो इतना आया, तो CI माइनस SI किए 2 वर्ष में, तो ऐसे भी निकाल सकते 352 माइनस 320, तो हमारा कितना है 32 आ गया। तो इस तरह भी ऐसे भी बना सकते हैं। और तीसरा मेथड नहीं तो है कि आप सीधे निकालिएगा क्या, अमाउंट बराबर क्या होता है P1 प्लस R बटा 100, 2 वर्षों का। तो अमाउंट यहाँ से निकालिए, 800 दिया हुआ है, 1 प्लस R दिया 20% इंटू 100, यानी 20×5 100, यानी 800 गुना 5 से 6 बटा 5 इंटू 6 बटा 5, 5 से 16 पचे 80, 5 से 5 दिया 15, 32 पचे 160, यानी 6 छक 36, 36 गुने 32 करें तो 36 दूनी 72, छोटी 18, 3 3 9 1 10, यानी कितना 2 8 7 15, 8 7 15 1, यानी 1152 रुपया हमारा क्या आया, तो हमारा अमाउंट आया। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, इसको मूलधन में घटाते हैं
तो 2 आया, 5 हुआ, 8 3 11 352। यहाँ भी देखिए उसी तरह सी यानी चक्रवृद्धि ब्याज 352 आ गया। 352 यहाँ भी चक्रवृद्धि ब्याज आया। और फिर यहाँ से साधारण ब्याज निकाल लेते हो, उससे हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेशन को सी आई माइनस एस आई को घटा देंगे, तो इससे भी बन जाएगा। और नहीं तो फिर ऐसे भी कीजिएगा। देखिए दर यहाँ दिया है कितना, दर दिया है 20%। 20% मतलब 20% मतलब 20/100 यानी 1/5। तो पहला साल 5 रुपया आ रहा होगा, तो दूसरा साल मिश्र धन 6 रुपया, फिर 5 रुपया तो 6 रुपया, यानी कहने का मतलब 25 रुपया से कितना हो गया, 36 रुपया हो गया। और यहाँ दिया था ये मूलधन हो गया, तो ये मिश्रधन हो गया। तो हमको निकालना क्या है, सी आई। तो सी आई कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ कितना आ गया, 25 में से कितना 11 न हो गया, 5 1 6, हाँ। लेकिन यहाँ मूलधन कितना दिया था, 800 रुपया। कितना गुना पर है, तो 25 दूनी 50, 25 75, 25 75, और 75 25 दूनी 32 गुना पर। तो सी आई कितना हो जाएगा, सी आई 11 × 32, 11 × 32 करते हैं भैया, 32 × 11 करते हैं, तो 32 और 32 यानी 352 आ गया। तो यहाँ से भी हमको क्या निकल जाएगा, सी आई निकल गया। फिर सी आई निकल गया तो एस आई भी निकाल लेंगे। एस आई क्या होगा, मूलधन इतना दिया था, तो हम एस आई भी निकाल लेंगे यहाँ से। तो इस तरह को प्रश्न को ऐसे भी बनाते हैं, या तो आप डायरेक्ट निकलेगा सी आई माइनस एस आई बराबर PR² / 100 के स्क्वायर, या फार्मूला हुआ, या नेट इफेक्टिव जो दो को ब्याज दिया है, तो नेट इफेक्टिव होता है 20% प्लस 20%, मतलब इसका फार्मूला होता है A+B+A × B/100। 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष का पहले नेट इफेक्टिव निकालेंगे, फिर तीसरे वर्ष के साथ नेट इफेक्टिव निकालेंगे। और फिर नहीं तो ये वाला निकालिएगा। फिर ये दर दिया था, तो उससे क्या किए हम, जो प्रतिशत दिया 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 5 1/5, यानी मूलधन यदि 5 है तो ब्याज कितना, 1 रुपया, यानी मिश्रधन कितना आया, 6 रुपया। फिर अगले साल भी मूलधन 5 रुपया, तो ब्याज कितना 1 रुपया, तो मिश्रधन क्या आएगा, 6 रुपया, यानी टोटल मूलधन कितना है, 25 रुपया, तो टोटल मिश्रधन 36 रुपया। और यहाँ वैल्यू दिया है कि मूलधन कितना है, 800 रुपया, तो इसका 25 का कितना गुना है, तो 32 गुना है। तो हमारा मिश्रधन, यदि मिश्रधन निकालने का रहे तो 36 को एक मतलब कितना गुना, 32 गुना का दिखा रहा है, तो 36 कितना हो, 36 गुना 32। तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से निकाल लेंगे। तो आज के लिए साथियों इतना। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।